बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज पढ़ेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे इस कोर्स का हिस्सा है, जिसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है और आम लाइफ में इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं द डिफिनीशन, इसके डिफिनीशन की तरफ आते हैं। When a periodic force is applied on an oscillating body, such that the frequency of the applied periodic force become equals to the natural frequency of the oscillating body, then there will be an increase in the amplitude of the oscillation of the body. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, एक ऑसिलेटिंग बॉडी है, एक झूला है, पेंडुलम है, ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, और वो ऑसिलेट करता है और हम उस पर पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं, और उस पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो और नेचुरल और ऑसिलेटिंग बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, वो अगर दोनों बराबर होते हैं तो फिर क्या होगा, हम कहते हैं कि फिर क्या होगा कि ये बॉडी ऑसिलेट करेगी विद वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड। ठीक है, सबसे पहले चूंकि इसमें दो टर्म्स हमारे पास आ गए, एक है पीरियोडिक फोर्स, हमें जानना है कि पीरियोडिक फोर्स क्या है, और दूसरी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इन दोनों टर्म्स को समझने के बाद फिर हम इस टॉपिक को फिर मजीद क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसका समझना आपको क्या है वो लाजमी है। अच्छा, सो सबसे पहले आते हैं पीरियोडिक फोर्स क्या है। व्हाट इज पीरियोडिक फोर्स? द फोर्स which are applied after equal interval of time on the oscillating body is known as a periodic force. वो फोर्स, वो कुव्वत जो एक फोर्स वो जो एक ऑसिलेटिंग बॉडी पर आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो रही है, मुसलसल अप्लाई हो रही है। एक बॉडी है, वो ऑसिलेट करती है, जिस तरह बच्चे झूला झूलते हैं तो एक बच्चा पीछे खड़ा होता है और एक झूले पर बैठा होता है। जब वो जाता है फिर वापस आता है तो जो खड़ा बच्चा होता है उसको क्या करता है, उस पर फोर्स अप्लाई करता है, और जब फोर्स अप्लाई करता है तो क्या होगा, वो आगे जाता है, ऑसिलेट करता है, फिर वापस आता है, तो फिर वो दोबारा उस पर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। तो इस तरह वो कंटिन्यूसली उस पर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, और वो आता है, फिर जाता है, फिर अप्लाई करता है, फिर वापस आता है, फिर अप्लाई करता है। तो ऐसा फोर्स, ऐसा कुव्वत जिसको हम मुसलसल एक बॉडी पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर हम क्या करते हैं और अप्लाई करते हैं, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फोर्स कहते हैं। और उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है हर 2 सेकंड के बाद, तो ये 2 सेकंड हमारे पास क्या है, उसका टाइम पीरियड है, और 1/2 फिर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/T हम जानते हैं, तो हमारे पास 1/T से 1/2 उसकी क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये बात आपने याद रखनी है कि पीरियोडिक फोर्स वो फोर्स है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर क्या होता है, अप्लाई होता है एक बॉडी पर मुसलसल। ठीक है, तो उसका अपना एक टाइम पीरियड भी होगा, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल है हैमरिंग। हम हथौड़े से किसी बॉडी को मारते हैं, यू टक टक करते हैं और उसको हम मारते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, इसको हम पीरियोडिक फोर्स कहते हैं। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो उस पर फोर्स अप्लाई करता है। अब दूसरी जो बात हमारे पास, दूसरा जो टर्म यहाँ पर है, ठीक है, वो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी? व्हेन एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज सेट टू मूव फ्रीली, then the body will oscillates with the frequency known as natural frequency. हमारे पास एक बॉडी है, एक झूला है जो ऑसिलेट कर रहा है, एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट करता है। हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ऑसिलेट करते हैं और फिर उसको फ्रीली मूव करते हैं, मतलब उस पर दोबारा हम कोई कुव्वत अप्लाई नहीं करते, उसको हम छोड़ देते हैं कि बस ऑसिलेट करता जाए, ऑसिलेट करता जाए। फ्री ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होता है जिस पर कोई फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई नहीं होता, जिस पर कोई पीरियोडिक फोर्स अप्लाई नहीं होता, ऐसे ऑसिलेशन को हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। फ्री का मतलब है कि वो चीज जिस पर कोई कुव्वत अमल ना करे, ठीक है, कोई फोर्स, कोई प्रेशर वगैरह उस पर ना हो, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं,
फ्री कहते हैं, फ्री बॉडी कहते हैं। और अगर ऑसिलेशन है, वो ऑसिलेशन है जिस पर कोई कुव्वत असर नहीं करता, ऐसे ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं? फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। तो अगर हम एक बॉडी को फ्री ऑसिलेट करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? वो ऑसिलेट करेगा। तो उस वक्त उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हर बॉडी, जो भी बॉडी है, उसको आप फ्रीली मूव करते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटरी बॉडी, वो क्या होती है? उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और ये हमें गिवन है सिंपल पेंडुलम के लिए। हमारे पास ये रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, T = 2 पाई अंडर द रूट L/G। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम के लिए है। अगर हमारे पास सिंपल पेंडुलम है और हम उसको ऑसिलेट करते हैं और फ्री छोड़ते हैं, तो वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। एल हमारे पास लेंथ है पेंडुलम का, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मीटर है या 1 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और जी हमें मालूम है, ठीक है। तो हम उसको छोड़ देते हैं और उसको ऑसिलेट करते हैं, तो हमारे पास उससे जो वैल्यू आएगी, इस रिलेशन से जो वैल्यू आएगी, उसकी टाइम पीरियड होगी, ठीक है। और फिर उससे हम फिर क्या कर सकते हैं? हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। F = 1/T। F = 1/T से फिर हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। ये उसका क्या है? नेचुरल टाइम पीरियड है, और उससे फिर हम निकाल सकेंगे। इस तरह स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हमारे पास कौन सा रिलेशन है? T = 2 पाई अंडर द रूट M/K। ठीक है, यहाँ पर M क्या है? स्प्रिंग मास सिस्टम में जो मास है, ये उसका मास है, और क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। फेमस इक्वेशन है, मैट्रिक के लेवल पर भी मौजूद है कोर्स में, और हम FSC में भी इसको क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर स्प्रिंग मास सिस्टम को आप ऑसिलेट करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो वो एक खास टाइम पीरियड के साथ क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, और उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? नेचुरल टाइम पीरियड कहते हैं। और उससे जो फ्रीक्वेंसी आएगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या होती है? वो हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। मेरे ख्याल में आपके जहन में ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा कि पीरियोडिक फोर्स क्या है या नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अब हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए कि एक फ्रीक्वेंसी, एक बॉडी ऑसिलेटरी बॉडी है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, और एक पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल ऑसिलेटरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 हर्ट्ज है, और पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 2 हर्ट्ज है, और वो उस पर हम अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा? वो एक लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ क्या करता है? वो ऑसिलेट करेगा, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल जो है, मेरे पास एक फिगर है जिससे हम इसको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी भी है, आप इसको घर में कर भी सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि ये एक सपोर्ट है, इसके साथ आपने एक तार या एक एक सपोर्ट है, स्टील रॉड है, ठीक है, वुड रॉड है, जो भी है, आपने उसको क्या कर दिया? इस तरह आपने बांधा हुआ है, और उसके साथ आपने मुख्तलिफ पेंडुलम्स बांधे हुए हैं। ये A एक पेंडुलम है, B दूसरा पेंडुलम है, C तीसरा पेंडुलम है, और इसी तरह इधर C डैश भी एक पेंडुलम है, और B डैश है, और A डैश, ठीक है। अब इस मजे की जो बात है वो ये है कि A पेंडुलम और A डैश पेंडुलम का जो लेंथ है वो सेम है, और B डैश का जो लेंथ है वो सेम है। दे हैव द सेम लेंथ, और C डैश का लेंथ जो है वो क्या है? वो सेम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको ऑसिलेट करते हैं, हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आप इसको ऑसिलेट करते हैं, यहाँ इसको छोड़ देते हैं, और फिर ये क्या करता है? ये क्या करेगा? ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। इट विल ऑसिलेट्स, ये आगे पीछे होता जाएगा। जब ये आगे पीछे होता जाएगा, आप इसको ऑसिलेट करते हैं, तो इसके साथ ये बॉडी भी ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। क्यों? इसलिए कि जब ये ऑसिलेट करती है तो इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और ये इस तार के जरिए, इस रॉड के जरिए इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। इस वाइब्रेशन की वजह से इस बॉडी, इस तार या इस रॉड में वाइब्रेशन पैदा होता है, और वो वाइब्रेशन एक फोर्स इन तमाम पर लगाता है, ठीक है। इस पर भी लगाता है, इस पर भी लगाता है, इन तमाम पर लगाता है, जो हमारे पास बाकी जो 5 वो हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो ऑसिलेट करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी के क्या है? वो बराबर है। तो ये ऑसिलेट करना क्या कर देगी? शुरू कर देगी, और ये ऑसिलेट कर रहे हैं तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। अब अगर आप बी को ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, बी को आपने ऑसिलेशन दी है, ठीक है, तो ये तमाम
क्या करेंगे, अपनी जगह पर स्टे होंगे और रेस्ट में होंगे, और बी डैश क्या कर देगा, ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। क्योंकि इसके ऑसिलेशन शुरू करने से यहाँ पर जो एक फोर्स क्रिएट होगा, जो एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, वो वाइब्रेशन इधर आएगा और वो इन तमाम पेंडुलम पर एक वाइब्रेटरी एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, और उसकी एक खास फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये वो फोर्स इधर ट्रांसफर होगा और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये ऑसिलेट करेगा। ये क्यों ऑसिलेट करेगा, क्योंकि इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और इस पेंडुलम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो सेम है। ये क्यों सेम है, इसलिए सेम है कि ये यहाँ पर जो बॉडी है उसका जो लेंथ है वो उसके लेंथ के बराबर है। तो याद रखिए कि लेंथ के बराबर होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फोर्स क्रिएट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो बराबर हो जाएगी। तो इसके ऑसिलेट करने से ये क्या होगा, ये ऑसिलेट हो गया। इस तरफ आप सी भी कर सकते हैं, आप सी को ऑसिलेट कर दें तो ये सी डैश ऑसिलेट करना शुरू कर देगा और बाकी अपनी जगह पर क्या होंगे, वो रेस्ट पोजीशन में होंगे। तो आप इसको घर में कर भी सकते हैं, ठीक है, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। याद रखिए जो टाइम पीरियड होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता। जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड या स्विंग है उसका टाइम पीरियड जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता। सिर्फ आपने जो ख्याल रखना है वो लेंथ का रखना है। अगर आपने इसको 3 सेंटीमीटर लिया हुआ है तो इसको भी आपने 3 सेंटीमीटर लेना है। अगर लेंथ में मतलब थोड़ा सा भी फर्क होगा तो याद रखिए कि फिर ये नहीं मुमकिन नहीं हो सकेगा। आपने लेंथ का खास ख्याल रखना है। इस तरह अगर ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, और अगर हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है तो ये भी होना चाहिए। अगर लेंथ में मामूली सा भी मतलब फर्क होगा तो फिर ये मसला, फिर ये क्या होगा, ये ऑसिलेट नहीं करेगा और ये रेजोनेंस आप नहीं देख सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स, ये एक्टिविटी जो आपने देख ली है। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, ये प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशन है। मैंने आपको जब टॉपिक शुरू हुआ तो मैंने आपको ये बात बताई कि रेजोनेंस के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है। सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है तो वो है रेडियो या और टेलीविज़न। जितने भी सिग्नल रिसीविंग डिवाइसेस है, वो डिवाइसेस जो सिग्नल रिसीव करते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, डिश एंटेनास, ये तमाम जितने भी सिग्नल रिसीव करने वाली चीज़ें होती हैं, हम घर में इस्तेमाल करते हैं। टेलीविज़न, हमें एक चैनल आता है, हमें एक रेडियो चैनल आता है, हम एक टेलीविज़न चैनल हम देख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, तो इसमें इसके अंदर एक सर्किट लगा होता है जिसको हम कहते हैं LCR सर्किट। ये सेकंड ईयर का कोर्स है, वहाँ पर फिर आप पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस LCR सीरीज AC सर्किट, ठीक है। तो उसमें ये सर्किट लगा होता है जो एक रेजोनेंस, उसमें एक अल्टरनेटिंग करंट एक रेजोनेंस क्रिएट करता है और बाहर जो सिग्नल आते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है तो फिर वो उसको रिस्पांस देती है और वो चैनल हम रिसीव करते हैं एक प्रोसेस। तो एक पूरा प्रोसेस है, आप उसको देख भी सकते हैं। खैर कोई परवाह नहीं है, सेकंड ईयर में भी आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये हम किन किन चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास उसका जो एप्लीकेशन है वो है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन हम घर में इस्तेमाल करते हैं। एक मतलब हमारे पास एक अलमारी टाइप का एक चीज़ होता है जिसमें हम चीज़ों को क्या करता है, हम करते हैं, हम गर्म करते हैं। The foods that are heated up in the microwave is also based on the phenomena of resonance, ठीक है। इसमें भी फिनामिना है। हम इसमें वो चीज़ें गर्म कर सकते हैं जिसमें मॉइस्चर्स हो, पानी हो या मॉइस्चर्स हो थोड़ी बहुत। अब वो चीज़ें जो जिसमें मॉइस्चर्स ना हो, मतलब नमी ना हो उसमें, तो वो में हम गर्म नहीं। इसकी वजह क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और माइक्रोवेव की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, वो बराबर होती है। तब जो आप इस पर खास किस्म के वेव जिसको माइक्रोवेव कहते हैं, ये भी सेकंड में आप पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15 में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स की जो वेव्स है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और वाटर मॉलिक्यूल H2O है जो उसकी जो मतलब क्या है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों बराबर हैं। तो जब वो इस पर अप्लाई करता है, ये वेव्स उसके साथ टकराते हैं उन मॉलिक्यूल के साथ जो उस फूड में है, तो वो ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं और उस ऑसिलेशन की वजह से वो क्या करता है, यहाँ से ये एनर्जी रिसीव करते हैं। माइक्रोवेव में जो एनर्जी होती है वो उसको मिल जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से फिर वो चीज़ क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है।
उस याद रखिए जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें जो बर्तन होता है वो गर्म नहीं रहता, बल्कि उसके अंदर जो मटेरियल आपने डाला हुआ है, जो फूड्स आपने डाले हुए हैं जिसमें नमी है वो होता है। याद रखिए कि इसमें हम वो चीज़ें गर्म नहीं कर सकते जिसमें नमी ना हो, ठीक है। खुश्क चीज़ें जो जितनी भी होती हैं, जितनी भी दाल हैं या मतलब इस तरह कोई चीज़ें जो खुश्क होती है, ठीक है, चना है, उसमें उसको हम गर्म नहीं कर, इसलिए गर्म नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि उसमें अगर उसमें पानी नहीं होता, उसमें नमी नहीं होती। अगर नमी होती है तो फिर हम उसको गर्म क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो if you have any question, then please you can ask, feel free to ask, then comment, you can text me through WhatsApp, ठीक है। You can email me, or you can join my page, Facebook page. So please subscribe this channel, uh, so that you will get you can get the videos, new lectures daily on time. Thank you. If you have any question, then feel free to ask.